बहुत सिंपल है, केना ली ने कार मांगी ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे मेटलर्जी के बारे में फ्रॉम एसएससी क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर नंबर 8, जिसका देखेंगे लेक्चर 2, जो पेज नंबर 96 से लेकर 98 पर आधारित होगा। एंड यहां बात करेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में। ये सीरीज क्यों बनानी पड़ी, उसके पीछे का पर्पस क्या है एंड उसको याद कैसे रखना है। सीरीज में बहुत सारे मेटल्स हैं, उनको याद कैसे रखा जाए, वो टिप्स एंड ट्रिक्स सारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा टॉपिक है। 5-6 रिएक्शंस ही है उसमें, ठीक है, बहुत ही सिंपल वाले रिएक्शंस हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना एंड ऑल्सो क्लिक द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहे, नोटिफिकेशंस आते रहे। एंड वी ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। वहां पर भी मैं रेगुलर अपडेट्स, नोट्स एंड बिहाइंड द सीन चीजें पोस्ट करते रहता हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्यों बनानी पड़ी, उसका पर्पस समझने के लिए हमें ये रिएक्शन समझना पड़ेगा। देखो रिएक्शन क्या बोलता है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स। सॉल्ट ऑफ अदर मेटल क्या होता है बताता हूं। पहले एक्सपेरिमेंट समझ लो। हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, पहली टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में एक लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। पहली वाली टेस्ट ट्यूब पे फोकस करो, उसमें जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है दैट इज नथिंग बट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4। ये कॉपर सल्फेट क्या होता है, इट इज द सल्फेट सॉल्ट ऑफ कॉपर मेटल। ऊपर लिखा है ना सॉल्ट ऑफ मेटल, यही है सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट ऑफ कॉपर मेटल, कॉपर सल्फेट। उसको पानी में डिसॉल्व किया है, उसका ब्लू कलर होता है, बहुत सिंपल। एंड उस सॉल्यूशन के अंदर हमने एक लोखंड का खिल्ला, आयन नेल, डुबाकर रखा है। सिंपल सेटअप है। अब इस सेटअप को आप 6, 7, 8 घंटे तक छोड़ दो, रहने दो, तो धीरे 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 रिएक्शन होगा। एंड आपको क्या दिखेगा, देखो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ना, धीरे 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 लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। एंड जो लोखंड का खिल्ला है, आयन का नेल, उसके ऊपर आपको ऑरेंजिश कलर का एक कवरिंग देखने मिलेगा। दैट कवरिंग इज नथिंग बट कॉपर का डिपॉजिट। लोखंड के खिल्ले के ऊपर कॉपर का एक लेयर आ जाएगा, ठीक है। एंड जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया है ना, दैट इज आयन सल्फेट फेरस सल्फेट FeSO4 सॉल्यूशन। तो क्या रिएक्शन हुआ भाई, रिएक्शन समझते हैं। देखो भाई, हमने लोखंड का खिल्ला लिया था Fe, इट वाज सॉलिड, उसको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा के रखा था CuSO4। बाजू में AQ लिखा है, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व किया गया है एंड रिएक्शन हुआ। देखो दिस इज अ सिंपल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, जो हमने चैप्टर 3 में केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है ना, उसमें हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, आयन कॉपर को हटाकर उसके जगह पर आ जाएगा, आयन कॉपर को लात मार के निकाल देगा एंड उसके जगह पर आके बैठ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, FeSO4, आयन सल्फेट, फेरस सल्फेट, एक्वियस, पानी में डिसॉल्व्ड, प्लस लोखंड का जो खिल्ला था उसके ऊपर कॉपर का डिपॉजिट आ जाएगा, मतलब हमें कॉपर मिलेगा इन द सॉलिड फॉर्म। देखो S लिखा हुआ है, मतलब सॉलिड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। तो दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है, देखो लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में देखो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लेके रखा है एंड उसके अंदर हमने कॉपर का वायर डिप किया हुआ है। इस सेटअप को भी आप छोड़ दो 6-7 घंटे के लिए, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला है, देयर विल बी नो रिएक्शन। कॉपर लिया, कॉपर का वायर हमने FeSO4 के एक्वियस सॉल्यूशन में डिप करके रखा है, कुछ भी नहीं होने वाला है, रिएक्शन होने वाला नहीं है। तो पहले वाले सेटअप में रिएक्शन हो रहा है, दूसरे वाले सेटअप में रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, यह समझने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, रिएक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स इज नॉट द सेम। देखो हमने बहुत सारे मेटल्स पढ़े हैं, कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव हैं, सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी सेम नहीं है। अरे लेकिन रिएक्टिविटी मतलब क्या, सुनो, रिएक्टिविटी इज द कैपेसिटी और द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू अंडरगो अ रिएक्शन।
कैपेसिटी और द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू अंडरगो रिएक्शन, इसको रिएक्टिविटी बोलते हैं। डोंट वरी, मतलब बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिल्वर एंड गोल्ड लूं, Ag एंड Au, इनका रिएक्टिविटी एकदम लो है। ये लोग किसी के साथ भी रिएक्ट करते नहीं है, ये लोग रिएक्शन दिखाते नहीं है, लो रिएक्टिविटी। लेकिन अगर मैं पोटेशियम एंड सोडियम की बात करूं, K एंड Na, इनका रिएक्टिव बहुत ज्यादा है। ये लोग जहां जगह मिलेगी वहां घुस जाते हैं और रिएक्शन दिखा देते हैं, तो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं। तो पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है? देखो, फर्स्ट लेक्चर में हमने मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके देखा, मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन करके देखा, मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन करके देखा। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी ऊपर। अब मुझे एक बात बताना, क्या सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे? नहीं। क्या सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे? नहीं। क्या सारे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे? नहीं। तो ये जो ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड वाले रिएक्शंस हैं, they are not useful to determine the relative reactivity of all the metals. इन रिएक्शन को यूज करके हम ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। समझ रहे हो? बिकॉज ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद देम। सारे मेटल्स ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ये हमें पता चलता नहीं है। उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी का पता हम नहीं लगा सकते। तो कैसे करें, क्या करें, कहां जाएं? सुनो, हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो पहला रिएक्शन हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ अ मेटल, फॉर एग्जाम्पल वो मेटल कौन सा हो सकता है? आयन हो सकता है, लोखंड, विथ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल। सॉल्ट ऑफ अदर मेटल मतलब क्या होगा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल विल सर्व दिस पर्पस। तो डिस्प्लेसमेंट को यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। एक सिंपल इक्वेशन आपको बताता हूं। मान लो मैंने लिया है मेटल A एंड उसको मैंने डाल दिया सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B में। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B। यहां पे मान लो कि मेटल B कौन सी है? कॉपर है। एंड जो C है वो क्या रहेगा? सल्फेट पार्ट रहेगा, SO4। ठीक है, B मतलब क्या? कॉपर, C मतलब सल्फेट। तो अगर हमारा मेटल A B को हटा देता है और उसके जगह पर आके बैठ जाता है, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे? AC मिलेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A मिलेगा, एंड मुझे मेटल B अलग से मिलेगी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो तात्पर्य क्या है यहां पे? अगर मेरा मेटल A B को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, मतलब मेटल A इज मोर रिएक्टिव। सिंपल सी बात है। देखो, मेटल A डिस्प्लेसेस मेटल B फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। मेटल A मेटल B को हटा रहा है फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, thus मेटल A इज मोर रिएक्टिव देन मेटल B। सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सी बात, दिमाग में फिट हो गई। ठीक है, अगर इसका उल्टा करूं मैं, ठीक है, अगर मैं मेटल B लूं और उसको मैं AC सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A के अंदर डाल दूं, मेटल B का रिएक्टिविटी कम है तो मेटल B A को हटा पाएगा नहीं। मेटल B A को हटा पाएगा नहीं, मतलब देयर विल बी नो रिएक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? मेटल B कैनॉट डिस्प्लेस, मेटल B कैनॉट डिस्प्लेस मेटल A फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, thus मेटल B इज लेस रिएक्टिव देन मेटल A। एकदम सिंपल सी कहानी है। तो साइंटिस्ट लोग ने ना ऐसे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करके देखे बिटवीन डिफरेंट मेटल्स। साइंटिस्ट लोग ने बहुत सारे रिएक्शंस करके देखे, एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, एंड तब जाके उन्होंने बनाई रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो पहले इस सीरीज को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो क्या क्या है: पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये पूरी लंबी सी सीरीज तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दी है, एंड तुमको ये बाय हार्ट भी करनी है, याद भी रखनी है सीरीज में। कैसे करेंगे? बहुत ही ज्यादा सिंपल ट्रिक है। देखो, हम बोलेंगे केनाली ने, एक लड़की है केनाली, केनाली ने कार मांगी ऑल्टो जेन फेरारी। फेरारी टिन की बनी हुई है, फेरारी की जो गाड़ी है वो टिन की बनी हुई है। केनाली ने कार मांगी ऑल्टो जेन फेरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी?
केनाली ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फेरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। खत्म बात। केनाली ने कार, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, बराबर है। मांगी ऑल्टो ज़ेन फेरारी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयन। फेरारी टिन की बनी हुई है तो फेरारी के बाद टिन आता है, आयन के बाद टिन आता है। फिर भी मतलब तुम्हारा लेड, प्लम्बम, पीबी। क्यों मिली सिल्वर ऑडी, क्यू इज कॉपर, मिली इज मर्क्यूरी, एच उसको हम थोड़ा मिली करके याद रखेंगे। सिल्वर इज एजी, अर्जेंटम, एंड ऑडी इज ऑरम, गोल्ड। बहुत सिंपल है। केनाली ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फेरारी, फेरारी टिन की है, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, एंड यहां पे तुम्हारी पूरी सीरीज बाहर हो गई। इससे ज्यादा सिंपल तरीका कोई नहीं देगा यार, बहुत सिंपल है। केनाली ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फेरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, खत्म। याद रहेगा। अब इसको समझ लेते हैं क्या हो रहा है यहां पे। देखो सबसे ऊपर वाले जो लाल वाले हैं ना, उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, हाई रिएक्टिविटी वाले हैं। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, लाल वाले मेटल रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी कम 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 होते जाएगी। तो जो ब्लू वाले हैं, मैग्नीशियम से लेकर लेड तक, इनको हम बोलेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट मतलब मीडियम रिएक्टिविटी वाले, ठीक है। लाल वाले हाई रिएक्टिविटी, ब्लू वाले मीडियम रिएक्टिविटी, एंड जो ग्रीन वाले हैं दे आर लेस रिएक्टिव, लो रिएक्टिविटी वाले हैं। एंड सबसे नीचे जो गोल्ड आता है उसकी रिएक्टिविटी एकदम कम है। ऐसे गिने चुने कुछ रिएक्शंस है जहां पे गोल्ड पार्ट लेता है, अदरवाइज गोल्ड रिएक्ट नहीं करता। गोल्ड डज नॉट रिएक्ट एट ऑल एक्सेप्ट अ फ्यू रिएक्शंस। समझ में आ रहा है। लाल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ब्लू मीडियम रिएक्टिविटी, ग्रीन लो रिएक्टिविटी, एंड गोल्ड खैर उसकी तो बात ही अलग है, ठीक है। तो अभी देखो क्या दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। वो लोग ने क्या बोला है, लाल वाले, ब्लू वाले और ग्रीन वाले सारे के सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन दिखाते हैं। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है ना, बहुत रिएक्टिव है। ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एंड ऑलमोस्ट सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। लाल, ब्लू, ग्रीन सब लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर ये लोग ने क्या बोला, जो लाल वाले और ब्लू वाले हैं, हाई रिएक्टिविटी एंड मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले, ये लोग एसिड्स के साथ भी रिएक्शन दिखाते हैं। ग्रीन वाले एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, लाल और ब्लू वाले एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। एंड जो लाल वाले हैं, हाई रिएक्टिविटी वाले, वो लोग पानी के साथ भी रिएक्ट करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो हम क्या बोलेंगे, सारे के सारे मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। फिर हाई रिएक्टिविटी एंड मॉडरेट रिएक्टिविटी, दे रिएक्ट विद एसिड, एंड हाई रिएक्टिविटी पीपल विल रिएक्ट विथ वाटर एज वेल। ऐसे हमें याद रखना है, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आई होप समझ में आया है, ठीक। तो अभी सीरीज को यूज कैसे करना है, देखो बहुत ही सिंपल। हम रिएक्शन लेते हैं, आयन, लोखंड का खिल्ला हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, आयन कहां पे है, ये रहा आयन। कॉपर कहां पे है, ये रहा कॉपर। आयन ऊपर है, आयन इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव। आयन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है एंड हमें क्या मिलता है, फेरस सल्फेट FeSO4 का एक्वियस सॉल्यूशन एंड कॉपर सॉलिड फॉर्म में वापस मिलता है, बराबर। सीरीज में से देखकर हम ये रिएक्शन प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है, देखकर बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। एंड अगर इसका उल्टा करते हैं, हम कॉपर को हम FeSO4 में डालते हैं, तो भाई क्या होगा, देखो भाई कॉपर नीचे है, लेस रिएक्टिव है, आयन इज मोर रिएक्टिव, कॉपर आयन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, नो रिएक्शन, है ना। सीरीज इंपॉर्टेंट, याद कैसे रखोगे फटाफट बता दो यार। केनाली ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फेरारी, टिन की फेरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। एंड ये हो गई तुम्हारी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। सो बिफोर वी अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड उनके रिएक्शंस, हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। सब लोग ने नोबल गैस के बारे में सुना है, ऑब्वियसली सुना होगा। पहली नोबल गैस होती है हमारी हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 2। अब उस हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन रहेंगे एंड 2 न्यूट्रॉन्स रहेंगे। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका, 4, बराबर।
अब इसके पास, हीलियम के पास एक ही शेल होता है, के शेल, एंड के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, एंड यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। ठीक है, के शेल पूरी तरह भरा हुआ है, तो हम बोलते हैं कि डुप्लेट इज कंप्लीट। हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, एंड हीलियम इज कंप्लीटली स्टेबल, इनर्ट हो चुका है। अब ये हीलियम किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेने वाला, वो संतुष्ट है, वो सेटिस्फाइड है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? बस इसी तरह से हमारी सेकंड नोबल गैस होती है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। अब नियॉन का जो न्यूक्लियस है उसमें 10 प्रोटॉन रहेंगे, 10 न्यूट्रॉन रहेंगे, एटॉमिक मास होगा कितना? 20, बराबर है। इसके पहले शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस तरह। एल शेल जो है, सेकेंड शेल, आउटर मोस्ट शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8। अब मुझे एक बात बताओ, हमने ये पढ़ा है एल शेल जो होता है, सेकेंड शेल, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की ही होती है, एंड यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। तो कहना इसे ऑक्टेट इज कंप्लीट। नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, एंड वो भी स्टेबल हो गया है, इनर्ट हो गया है, ये भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। हीलियम ने डुप्लेट कंप्लीट किया, स्टेबल हो गया। नियॉन ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, स्टेबल हो गया। नोबल गैसेस आर स्टेबल, दे आर इनर्ट। लेकिन अगर मैं मेटल्स की बात करूं, लिथियम लेते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है? 3। इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन रहेंगे। ठीक है, इसका जो पहला शेल है, के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस तरह से, एंड जो सेकेंड शेल है, एल शेल, उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर 3 है ना, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले शेल में 2 एंड एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,1। अब इस लिथियम को नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनना है। लिथियम को नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनना है। इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? हीलियम है। अगर इसको हीलियम जैसा बनना है तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा इस तरह से, यस और नो? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2। इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रोटॉन कितने हैं? 3 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। एक प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, 1 प्रोटॉन इज एक्स्ट्रा। तो अपने लिथियम के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा लिथियम कैटायन। लिथियम का कैटायन बन जाएगा विथ अ पॉजिटिव चार्ज। बहुत ही सिंपल चीज है। लिथियम को नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनना था, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, एंड वो कैटायन बन गया। वैसे ही अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन है। अब इसके पास 3 शेल होते हैं, के एल एम। के शेल में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, एंड एम शेल जो है आउटर मोस्ट शेल, उसमें कितने रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 2, 8, 2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे 2,8,2। इस तरह से, बहुत ही सिंपल है। इसको भी नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनना है। अब इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? नियॉन है। अगर इसको नियॉन जैसा बनना है तो ये क्या करेगा? आउटर मोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, वो लूज कर देगा इस तरह से। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, 2,8 हो जाएगी। ये भी स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बराबर है। लेकिन दिक्कत क्या है भाई? 12 प्रोटॉन है, देयर आर 12 प्रोटॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन ज्यादा हैं, तो इसके ऊपर भी चार्ज आएगा +2। मैग्नीशियम कैटायन बन जाएगा विथ अ पॉजिटिव 2 चार्ज, +2 चार्ज। बहुत ही सिंपल बात है, कम ऑन, यस और नो? लिथियम भी कैटायन बन गया बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का भी कैटायन बन गया बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैटायन तो बन रहा है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब याद करना, एक जमाने में आपको मैंने बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो कैन आई से कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, एंड कैटायन बना रहे हैं। सिंपल है एकदम। तो नॉन मेटल्स में क्या होगा? ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6। बहुत ही सिंपल।
न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन रहेंगे, एटॉमिक नंबर 8 प्रोटॉन्स। एंड इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। अब हमारे ऑक्सीजन को भी नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बनना है। इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? नियॉन है। अगर इसको नियॉन जैसा बनना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। ये 1 और ये 2, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, 2,8 हो जाएगी, बराबर है। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये भी टेबल बन गया। लेकिन एक दिक्कत है ना, प्रोटॉन कितने हैं? 8 हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो हमारे ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा -2 चार्ज। ये क्या बन गया? ऑक्सीजन का एनायन बन गया, नेगेटिव आयन, एनायन। बहुत सिंपल, विथ अ -2 चार्ज। सिंपल सा एग्जांपल है। वैसे अगर मैं लेता हूं फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,7। इसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस तरह से। अब इसको भी अगर नियॉन जैसा बनना है, नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा इस तरह से। हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2,8 हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या हो गई? प्रोटॉन कितने हैं? 9 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसके ऊपर भी -1 चार्ज आ जाएगा, ये भी बन जाएगा एनायन, फ्लोरीन का एनायन। तो यहां पे एनायन बन रहा है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनायंस बन रहे हैं बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। लॉस को क्या बोला था? ऑक्सीडेशन। तो गेन क्या रहेगा? रिडक्शन। तो हम बोलेंगे एनायंस आर फॉर्म्ड बाय रिडक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। बहुत ही सिंपल कहानी है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजों को यूज करके अब हम समझेंगे रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। अभी ध्यान से सुनो, ये लोग ने क्या बोला है? द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अ रिएक्शन is to attain the electronic configuration of the nearest noble gas। मेटल्स भी क्या करना चाहते हैं? नोबल गैस के जैसा बनना चाहते हैं। नॉन मेटल्स भी नोबल गैस के जैसा बनना चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं, एंड दैट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द रिएक्शन, ठीक है। मेटल्स को भी स्टेबल बनना है, नॉन मेटल्स को भी स्टेबल बनना है, एंड दैट इज वाई उन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। समझ रहे हो? मेटल्स स्टेबल कैसे बनते हैं? मेटल्स डू दिस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन करके वो लोग कैटायन बनाते हैं, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स डू दिस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन करके खुद रिड्यूस हो जाते हैं एंड एनायन बनाते हैं। समझ में आ रही है बात? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज वो लोग कैटायन बनाते हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज वो लोग एनायंस बनाते हैं, ठीक। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये हमने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में भी देखा हुआ है। सोडियम लिया है, एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, ठीक। इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन रहेंगे, इसके 3 शेल हैं KLM। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड लास्ट शेल जो M शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा इस तरह से। सिंपल, 2,8,1। फिर मैं लेता हूं क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 दिया हुआ है। तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? 17 प्रोटॉन है। इसके भी कितने शेल हैं? 3 शेल हैं, KLM। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8, M शेल में 7, ठीक है। अब अपने सोडियम को अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का चाहिए, सोडियम को अगर नियॉन जैसा बनना है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। एंड अगर क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपने आउटर मोस्ट शेल में, M शेल जो है क्लोरीन का, अगर उसमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो गेन करेगा। तो यहां पे सिंपल हिसाब क्या होगा? लेन देन होने वाली है। क्या होने वाली है? लेन देन। सोडियम देगा, क्लोरीन लेगा। सोडियम देगा, क्लोरीन लेगा। क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरह से देखो, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। सोडियम का लास्ट शेल चला जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगी। सोडियम को ध्यान से देखो, मेरे को बताओ कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है,
और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा चार्ज +1 इस तरह से, बहुत बढ़िया, कैटायन बन गया। एंड क्लोरीन का मेरे को बताओ, उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, गेन किया, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,8,8 देखो। एंड अब मुझे बताओ 17 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अपने क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, एनायन बन जाएगा। सिंपल सी बात है, कहानी बहुत ज्यादा सिंपल है। सोडियम पॉजिटिव हो गया है, कैटायन बन गया है, क्लोरीन नेगेटिव हो गया है, एनायन बन गया है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दीज आर ऑपोजिट चार्जेस, एंड ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। तो अपना सोडियम एंड क्लोरीन एक दूसरे को खींच लेगा अपनी तरफ, इस तरह से देखो, टक करके चिपक जाएंगे दोनों, एंड तब जाके क्या बन जाएगा मेरा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, विच इज द आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है? देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ कैटायन एंड एन एनायन। कहानी समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल था, रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, एंड हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्डिंग होती है। दिस इज आयोनिक बॉन्डिंग। तो आइए समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनाते हैं जिसको बोलते हैं एनायन। ये बेसिक बातें हमने पढ़ ली हैं। तो आज का पहला रिएक्शन देखते हैं नॉन मेटल्स का, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, एंड ये ऑक्साइड्स मोस्टली एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के। तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया है कार्बन, कार्बन की पाउडर ले ली है जो सॉलिड में है, सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कैसे जलाओगे? देखो, वो छोटी सी कटोरी जैसा है ना, चमची जैसा है, उसके अंदर कार्बन की पाउडर है, उसको हीट किया हुआ है, गर्म किया है, एंड फिर जो ग्लास का चेंबर है ना, ग्लास जार, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। तो गरम गरम कार्बन को हमने सीधा ऑक्सीजन के अंदर डाल दिया, तो यहां पर क्या होगा? कंप्लीट कंबशन होने वाला है। बहुत सारी ऑक्सीजन थी ना, ऑक्सीजन का क्वांटिटी ज्यादा है, तो कंप्लीट कंबशन होगा, पूरी तरह कार्बन की पाउडर जल जाएगी, एंड हमें क्या मिलता है? यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। CO2 कैसा होता है? इट इज अ एसिडिक ऑक्साइड। मतलब मान लो कि आप मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर कार्बन डाइऑक्साइड में लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा? इट विल टर्न रेड। CO2 कैसा होता है? एसिडिक ऑक्साइड होता है। बहुत सिंपल। लेकिन अगर मैंने कार्बन को जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की क्वांटिटी उतनी ज्यादा नहीं थी, ऑक्सीजन का क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं था, तो कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा, पार्शियल कंबशन होगा। कार्बन जो है वो पूरी तरह नहीं जल पा रहा है, अच्छे से नहीं जल पा रहा है, तो यहां पर हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक है, तो एक डिफरेंस याद रखना, कंप्लीट कंबशन पे क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। पार्शियल कंबशन पे इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, विच इज न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपको बैलेंस्ड नहीं लग रही है, इसको बैलेंस कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितना है? 1 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी कार्बन 1 है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? 2 है, O2 है ना। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन एक ही है, CO। तो मैं CO को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी कार्बन 2 हो गया ना राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट में C को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। काफी सिंपल सा बैलेंसिंग है, हो गया। थोड़ा आगे चलें। एक और रिएक्शन हमें दिया हुआ है सल्फर का। सल्फर को हमने ऑक्सीजन में जलाया, इसका भी हमने कंबशन किया। कैसे होता है कंबशन? देखो इस तरह से, येलो कलर का सल्फर है, वो जल रहा है, ऑक्सीजन के साथ जल रहा है, ऑक्सीजन में जल रहा है, तो इनके बीच में भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने वाला है। हमें क्या मिलेगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, विच इज वेरी 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 पॉइजनस। बहुत खतरनाक होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सिंपल, कंबशन मतलब क्या? जलाना। सल्फर को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, तो कॉम्बिनेशन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गया। ये भी कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में कहीं पे पूछ सकते हैं।
फिर अपना दूसरा रिएक्शन देखते हैं भाई, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। अब मोस्टली नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हमारे पास एक्सेप्शन है हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो हैलोजेंस हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एक देखो सिंपल एग्जांपल दिया है, क्लोरीन गैस हमने ली है Cl2। क्लोरीन गैस इज यूजुअली लाइट ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, ऐसी दिखती है। अब इसको मैं पानी के साथ कंबाइन करूंगा, पानी के साथ मिक्स करूंगा। कैसे मिक्स करोगे गैस को पानी के साथ? देखो ऐसे, आपको बबल्स दिख रहे हैं, पानी के अंदर बबल्स जा रहे हैं, वो बबल्स किसके हैं? क्लोरीन गैस के हैं। एंड धीरे धीरे क्लोरीन पानी के साथ कंबाइन होने लगेगी, रिएक्ट करेगी, एंड हमें मिलता है HOCl। HOCl क्या होता है? हाइपोक्लोरस एसिड होता है। इसको याद रखने के लिए HO हाइपो ऐसे याद रख सकते हो, HO हाइपो, हाइपोक्लोरस एसिड। एक्वियस फॉर्म में मिलेगा, मतलब पानी के अंदर डिसॉल्व रहेगा वो। प्लस हमें मिलने वाला है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक्वियस फॉर्म में ही रहने वाला है। तो यहाँ पे दो एसिड मिल रहे हैं हमें, हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। याद रहेगा? ओके। फिर तीसरा रिएक्शन हमें दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। अब मोस्टली नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हैलोजेंस डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्सेप्शंस, ठीक है। तो हमने वापस लिया है क्लोरीन गैस, Cl2 गैस, इसको हम रिएक्ट करेंगे विथ HBr। HBr क्या होता है? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HBr क्या है? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक। तो अब आपको एक बात बताऊं, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। तो क्लोरीन क्या करेगा? ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो हमें क्या मिलेगा? HCl प्लस ब्रोमीन Br2। एक्वियस फॉर्म में मिलेगा, मतलब पानी में डिसॉल्व रहेगा। ठीक है भाई, क्लोरीन ने क्या किया? ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया, तो हम क्या बोलेंगे? क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। अब सिर्फ बैलेंस करना है, बैलेंस कर दो भाई। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है? 2, Cl2 इज 2। राइट हैंड साइड में HCl, एक क्लोरीन है, तो HCl को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया ना राइट हैंड साइड में। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में HBr को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ब्रोमीन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में? 2 HBr, 2 ब्रोमीन है। राइट हैंड साइड में Br2, 2 ब्रोमीन है। बैलेंस हो गया इक्वेशन। काफी सिंपल सा बैलेंसिंग है गाइस, ठीक है। तो अपना फोर्थ रिएक्शन देखो क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। अब ये नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही रिएक्ट करते हैं। देखो, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन अंडर सर्टन कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस? प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, प्रॉपर प्रेशर होना चाहिए, एंड किसी किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट की जरूरत भी पड़ सकती है, यूज ऑफ कैटलिस्ट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, ये कंडीशंस अगर स्पेसिफाई हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, तब जाके नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। अब एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है, सल्फर हमने लिया है। सल्फर कंबाइंस विथ हाइड्रोजन H2 टू गिव्स मी, सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हमें मिलेगा H2S। ये एक गैस होती है, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। काफी गंदा बास आता है इसका, एंड ये भी पॉइजनस होती है। अब ये गैस आपने कभी ना कभी लाइफ में स्मेल की होगी, आपको बताता हूं। मान लो कि कोई गटर है या कोई नाला है, एंड वहां पे पानी जमा हुआ है, लोगों ने कचरा वचरा सब डाल के रखा है उसमें, एंड वहां पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो जब डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो बहुत सारी गैसेस बाहर आती हैं। मीथेन आता है, अमोनिया आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, H2S भी आता है। तो नाले के बाजू में से ऐसा सूंघोगे ना आप, सूंघ के देखोगे तो ये गैस आपको डेफिनेटली वहां पे मिलने वाली है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल हमें दिया है नाइट्रोजन का, N2 कंबाइंस विथ H2 टू गिव मी अमोनिया NH3। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, ये भी स्पेसिफिक कंडीशंस में ही होने वाली है। काफी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लगता है इसको होने के लिए। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना है? 2 है। राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना है? 1 ही है, NH3। तो NH3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन हिल गया, 2 NH3, 2 3 6 हाइड्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम H2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हाइड्रोजन। इक्वेशन इज बैलेंस्ड।
समझ में आ रही है बात? सारे रिएक्शंस यहां खत्म होते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, विल अ कॉपर वायर डिप्ड इन FeSO4 सॉल्यूशन रिएक्ट? इफ यस राइट अ बैलेंस्ड रिएक्शन फॉर द सेम, इफ नो गिव रीजन फॉर द सेम। क्या पूछा है, कॉपर वायर को FeSO4 में डाला, क्या उनके बीच में रिएक्शन होगा? आप ही बताओ। कॉपर इज लेस रिएक्टिव, आयन इज मोर रिएक्टिव, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा है, तो यहां पे रिएक्शन होने वाला नहीं है। लिख देंगे सीधा सीधा, मुंह पे बता देंगे, कॉपर वायर विल नॉट रिएक्ट विद FeSO4 सॉल्यूशन। क्यों? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयन एंड देयरफॉर डज नॉट डिस्प्लेस आयन फ्रॉम FeSO4। सिंपल, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, आयन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर आयन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। फिर दूसरा सवाल, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। कुछ मेटल्स दिए हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब लोएस्ट रिएक्टिविटी से लेके हाईएस्ट रिएक्टिविटी तक हमें उनको लगाना है इस तरह से। तो बताओ बेस में लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, ज़ेन, फरारी, फिर भी क्यू दिख रहा है, कॉपर। कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव यहां पे, तो कॉपर से शुरू करेंगे एंड सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव। इस तरह से हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर क्या पूछा है, मेटल A प्लस डैश गिव्स मी सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A प्लस मेटल B। तो डैश में क्या आएगा भाई, मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो हमने करके देखा। फिर क्या पूछा है, जनरली नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म डैश ऑक्साइड। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जनरली एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, कभी कभी न्यूट्रल बनता है, जनरली क्या बनता है, एसिडिक बनता है। फिर क्या पूछा है, डैश आर द ओनली नॉन मेटल्स विच रिएक्ट विथ वाटर। हमने अभी पढ़ा सिर्फ हैलोजन्स पानी के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। डैश आर द ओनली नॉन मेटल्स विच रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। हमने पढ़ा हैलोजन्स आर द ओनली नॉन मेटल्स जो पानी के साथ, पानी नहीं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर पाते हैं, ठीक। फिर क्या पूछा है, क्लोरीन प्लस वाटर गिव्स मी डैश प्लस डैश। क्लोरीन को जब हमने पानी में बबल किया, डिसॉल्व किया, तो रिएक्शन होके हमें दो एसिड मिलते हैं ना। कौन से दो एसिड मिलते हैं, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है एंड बैलेंस्ड भी है। फिर एथ क्वेश्चन, डैश प्लस 2HBr गिव्स मी 2HCl प्लस डैश। क्या आएगा भाई, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके हमें क्या देता है, HCl प्लस Br2 ब्रोमीन, ठीक। चलो एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन नाइट्रोजन गैस इज मेड टू रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करके हमें अमोनिया बनाकर देते हैं NH3। बहुत ही सिंपल रिएक्शन, ठीक है। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप सारे कंसेप्ट्स एंड सारे रिएक्शंस एंड रिएक्टिविटी सीरीज एकदम क्लियर है, सब कुछ अगर अच्छे से समझ में आया है, लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, पीस आउट।